हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ये जो वीडियो है आपका एनएलआर इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट वीडियो पढ़ रहा है, बैक टू बैक वीडियो। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये आप लोग के जितनी वीडियो बनाई जा रही है इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज हम लोग कल हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर, डीसी एवरेज, आरएमएस वोल्टेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्ट फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है, इसको ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, और ऐसी फोरियर सीरीज टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब मैटर पढ़ेगा तो आप लोग अच्छे और इफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले फोरियर सीरीज टर्म में। क्या फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज अगर फोरियर सीरीज टर्म पढ़े आउटपुट केस में क्या होगा, पी एम पन पाई प्लस पी एम बटे 2 साइन ओमेगा 0 माइनस 2 बी एम पन पाई, उस टेक में क्या हो जाएगा 1/3 कास ओमेगा 2 प्लस 1/15 कास 4 ओमेगा 0t प्लस 1/15 कास 6 ओमेगा 0t। तो ये क्या है, ये आपका डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू है। ये आपका डीसी वैल्यू है, ये आपका एसी वैल्यू है। ठीक, ये डीसी वैल्यू है, एसी वैल्यू है। ठीक, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ये टर्म्स में, ये जितने टर्म्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके एसी हार्मोनिक कंपोनेंट। तो ये बोलते हैं एसी हार्मोनिक, इसी को बोलते हैं एसी हार्मोनिक। जो डीसी के साथ एसी आ रहे हैं वो हार्मोनिक्स वैल्यू हो गए। तो इन हार्मोनिक्स को हम लोग हटाते हैं। इन हार्मोनिक्स में 2 ओमेगा 2, ओमेगा 0, 4 ओमेगा 0 और 6 ओमेगा 0। ठीक, तो एसी हार्मोनिक्स ये एसी वैल्यू है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ठीक, अरे एसी हार्मोनिक, तो एसी हार्मोनिक कंपोनेंट है। एसी हार्मोनिक कंपोनेंट आप लिख सकते हो, कंपोनेंट एसी हार्मोनिक कंपोनेंट है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस टर्म में जो हमारे आउटपुट रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या हो रहा है, एसी के साथ डीसी भी मिल रहा है। तो एसी के साथ डीसी मिल रहा है तो हमारा जो हार्मोनिक है, इस हार्मोनिक को हम लोग 0 करेंगे। ठीक, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इस केस में इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ हमारा होगा वी एम पर पाई, ये हो गया। एक एसी कंपोनेंट में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव हमारा ई वाला वैल्यू होगा, क्या वी एम बटे 2 और साइन ओमेगा टी। तो हमारा ये जो पूरा होगा और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा हमारा टोटल। इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस केस में। तो फोरियर सीरीज के टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया कि जो हमारा रेक्टिफायर के आउटपुट में हमारा आ रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया डीसी के टर्म से एसी वैल्यू के, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। और जो ये सब आ रही है फोरियर सीरीज, ये मतलब एसी हार्मोनिक कंपोनेंट है जो हम रेक्टिफायर दे तो रहा है एसी को डीसी, मगर उसमें क्या है डीसी की एसी की वैल्यू भी आ रही है डीसी के साथ। तो हम रेक्टिफायर लगाते हैं तो रेक्टिफिकेशन तो होता है, मगर उसमें एसी हार्मोनिक कंपोनेंट उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, रेगुलेटर यूज करते हैं।
तब जाकर हमको प्योर डीसी मिलती है, समझ गए। तो फोरियर सीरीज के टर्म हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, फोरियर के सीरीज के टर्म में रिप्रेजेंटेशन किया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये फोरियर सीरीज के टर्म से रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिखाना है, अगर कहीं आ सकता है तो आपको एक गेट एग्जाम में पूछता भी है लगभग वैसा। तो आपको हो गया होगा, नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एसी सप्लाई इनपुट। क्या चलते हैं? एसी सप्लाई इनपुट, ठीक। तो एसी सप्लाई इनपुट के फॉर्म में अगर देखा जाए, एसी इनपुट सप्लाई, तो एसी इनपुट सप्लाई क्या होता है? पीएसी हम लोग देते हैं क्या? वीआरएमएस, आईआरएमएस, इतना देते हैं। तो अगर हम देते हैं, देखो हमारे डायोड में हमने यहाँ से इनपुट दिया, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस होगा RS, और यहाँ इसका रेजिस्टेंस होगा डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RS और लोड रेजिस्टेंस RL हो गया। यहाँ हमने दिया है, तो क्या है दिया? VI के टर्म्स में दिया है, तो VI के टर्म्स में दिया हमने क्या है? VM sin ओमेगा t, ठीक। तो हमारा VRMS अगर हम इस केस में लिखे, VRMS क्या होगा? IRMS और RF प्लस RS प्लस RL। यहाँ से हमने इसको इस टर्म को लिया, इस टर्म को हम इस VRMS को इसमें रख देते हैं, तो PAC वैल्यू क्या आएगी? IRMS का होल स्क्वायर RF प्लस RS प्लस RL आएगा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एसी इनपुट सप्लाई, हम लोग एसी इनपुट सप्लाई क्या देते हैं अपने डायोड? ये चीज़ देते हैं, PAC RMS IRMS RF प्लस RL प्लस RF, एसी इनपुट सप्लाई के टर्म दिया, या इसको एसी या पावर इनपुट भी बोल सकते हो, तो एसी इनपुट सप्लाई पावर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसको हो गया। अब इसकी हम लोग क्या निकालते हैं? फॉर्म फैक्टर आता है। क्या आता है? फॉर्म फैक्टर, नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको हमने लिखा दिया कि भी आएगा इसका। एक होता है फॉर्म फैक्टर, क्या होता है? फॉर्म फैक्टर, छोटी छोटी वैल्यू आती है एग्जामों में कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? FF, तो VRMS अपान VDC ये होता है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर होता है, हमने -1। तो रिपल फैक्टर हमारा फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर का हमने लिख दिया। अगर इसको फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है, तो अब अगर इसको उल्टा कर दोगे तो हमारा आ जाएगा, सीधा कैलकुलेट करोगे तो हमारा आ जाएगा रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 1.21 है। यहाँ हम अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 रखें और फॉर्म फैक्टर हमारा यही है -1, तो कितना आ जाएगा? फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.57 आ जाएगा। ये वैल्यू एग्जाम में पूछती है, ये वैल्यू आपको एग्जाम में पूछती है कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये 1.57 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्म फैक्टर। अभी आगे आता है क्रिस्ट फैक्टर। क्रिस्ट फैक्टर, तो क्रिस्ट फैक्टर की बात करें, CF होता है V पीक और VRMS वैल्यू। V पीक क्या होता है? VM होता है, VRMS VM/2 होता है। VM से VM को कट गया तो क्रिस्ट फैक्टर 2 हो गया। तो हमारा जो वैल्यू है फॉर्म फैक्टर का 1.57 और क्रिस्ट फैक्टर 2 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ठीक। ये वैल्यू पूछता है। अब आता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये चीज होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक। इस फैक्टर फॉर्म फैक्टर। अब बात किया जाए क्या है,
नोट डाउन कर लियोगे। अब आता है क्या, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF। तो क्या होगा, PDC अपॉन VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, तो PDC क्या है, आउटपुट पावर है, और VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब AC सेकेंडरी रेटिंग, AC सेकेंडरी रेटिंग। सेकेंडरी रेटिंग क्या है, तो आउटपुट पावर क्या है हमारा, IDC का स्क्वायर इंटू RL, और क्या है इसका, तो VRMS और IRMS इतना होता है। तो IDC की वैल्यू क्या है, IM/पाई होती है का होल स्क्वायर इंटू RL, इतना पता है। और VRMS की वैल्यू क्या होगी, जो VRMS है इसकी वैल्यू होगी VM/√2, इसकी होगी IM2, इतनी होगी। अब इस चीज को हम कैंसिल, अगर हम देखें तो इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं क्या, 2/√2 इंटू पाई, और IM इंटू RL, IM इंटू क्या होगा RF प्लस, हमको पता है RS प्लस RL, इतना होगा। अब इस केस में तो हमारे पास बचेगा क्या, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे बचा 0.287, और क्या है इस केस में हमारा क्या है, RL अपॉन RF प्लस RS प्लस RL, ये बचा। जब ये बचा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं इस साइड में, आप लोग समझ लीजिएगा। हमारे पास ये बचा इस टर्म में, तो इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.287 अपॉन 1 प्लस RF प्लस RL RS इंटू RL, इतना हो गया। अब आइडियली केस की बात करें, आइडियली केस की, अगर हम आइडियली केस में RS और RF 0 कर दें, क्योंकि 0 ही रहता है, तो 0 हो गया, तो हमारे क्या बचा 0.287। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन पूछे तो कितना होता है, 0.287 वैल्यू है, याद रखिएगा, आता है पूछता है। तो हम एक ट्रिक फैक्टर निकला, एक क्रिस्ट फैक्टर निकला, और ये आपका फन फैक्टर निकला। ये आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.287, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना निकला, 0.287 निकला आपका, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, या क्या है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की। किसकी बात करेंगे, इफिशियंसी की। इफिशियंसी रेक्टिफायर की कितनी होती है, ठीक। तो इफिशियंसी, अब हम अब रेक्टिफायर की इफिशियंसी, ये तो यूटिलाइजेशन फैक्टर की हम बात किए। अब इफिशियंसी की बात करेंगे, इसकी केस ऑफ इफिशियंसी, ठीक। अब हम इफिशियंसी की बात करते हैं, ठीक। इफिशियंसी परसेंटेज आप अगर आप लोग निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो PDC अपॉन PAC इतना होता है इंटू 100, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं IDC का होल स्क्वायर इंटू RL
और PAC क्या होगा, PAC होगा VRMS, हम लोग साइड निकाले हैं IRMS। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ इतना लिख सकते हैं। इस केस में क्या, या नीचे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा इधर से हम इधर लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं, हमने बीच में लिख दिया। इस चीज़ को हम इधर लिख दे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिटा दें। इस चीज़ को हम इधर लिख दे, तो इसको हम लिख सकते हैं IM/π का होल स्क्वायर इंटू RL। इस चीज को इतना अपार, और क्या है VRMS को हम RMS में लिख सकते हैं ना, IRMS का होल स्क्वायर RF प्लस RS प्लस RL। ये चीज निकालना है, इसका रिलेशन PAC की वैल्यू हमने सीधा और पुट कर दिया। अब IRMS की वैल्यू क्या हम लोग रखते हैं, IM/π IM स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू IRMS की वैल्यू क्या है, IM/2 है, वो IM स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा RL RF RS और RL बचेगा, इतना टर्म्स बचेगा। अब इतना टर्म्स बचने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, 4/π स्क्वायर, फिर क्या है RL RF RS RL, इतना टर्म्स है। अब इतना टर्म्स है तो ये हमारा क्या निकलेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इधर हम नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। ये बचेगा 0.405, इसको हम इतना लिख सकते हैं RF RS RL। इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद अगर हम किस केस में देखें, आइडियली केस की बात करें तो हमारा RF और RS क्या है, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो हमारे एफिशिएंसी, अब इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आएगी, 40.5%। एफिशिएंसी हमारा कितना निकला, 40.50%, मतलब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। मतलब इस जैसे प्रैक्टिकली के केस में, प्रैक्टिकली केस में क्या होगा, RF RS इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, तो एफिशिएंसी लेस देन 40.5% कम हो जाएगी। क्यों कम होगी मैं बता, क्योंकि हमारा अगर दोनों केस में देखा जाए, दोनों केस में देखा जाए तो अगर इस केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन 1 होगी, क्योंकि AC के कंपोनेंट कम है, AC के कंपोनेंट कम है, इसमें AC के कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब रिपल फैक्टर की वैल्यू ज्यादा, AC कंपोनेंट ज्यादा। हमने प्रूफ भी किया था रिपल फैक्टर निकालकर। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इफिशिएंसी लेस देन 50%। अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू इज लेस देन 1, अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू हमारी 1 से अधिक आती है तो इफिशिएंसी 50% से कम है, और अगर हमारी रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है, यहाँ तो 1 से ज़्यादा है तो AC का कंपोनेंट ज़्यादा है तो इफिशिएंसी कम हो गई। जैसे हमने रिपल फैक्टर की वैल्यू कम कर दिया, वैसे इफिशिएंसी हमारी 50% से अधिक हो गई। ठीक, अब इधर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आप लोग को बताते हैं आगे। अगर हम इन केस
क्या लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना तो समझ गए होंगे। अब इस चीज को अगर हम इतना आया, इफिशियंसी हमारी कितनी है 40.5, मतलब हम इस चीज को इतना लिख सकते हैं, जैसे हमारी इफिशियंसी है 40.5% ऑफ पीडीसी अपन पीएसी, तो पीएसी तो पीडीसी हमारी कितनी निकली, तो पीडीसी 40.5 ऑफ पीएसी। ये रिलेशन निकल गया, इसके इससे मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारा ये रिलेशन निकल। कभी ये पूछ सकता है या इस केस में पूछ सकता है, तो समझ गए होंगे। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो कब मैक्सिमम होगा, जब एसी का कंपोनेंट कम रहेगा। अगर एसी का कंपोनेंट हमारा डीसी कंपोनेंट से अपेक्षा ज्यादा होता है, मतलब एसी का कंपोनेंट जो है और डीसी कंपोनेंट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, तो इस केस में देखो, अब इस केस में एक चीज हम देख सकते हैं क्या, देखो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया जाए। इस केस में हमारा क्या है, एसी इज ग्रेटर देन डीसी, और इस केस में क्या है, डीसी इज ग्रेटर देन एसी। ये चीज याद रखिएगा, मतलब इस केस में हमारा एसी कंपोनेंट ज्यादा है, इस केस में हमारा डीसी कंपोनेंट ज्यादा है। एसी कंपोनेंट ज्यादा रहेगा तो रिपल फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी, इफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर हमारा रिपल फैक्टर की वैल्यू कम है, मतलब डीसी की वैल्यू ज्यादा है रेक्टिफायर में, तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कम रहेगी, इफिशियंसी ज्यादा रहेगी हमारी रेक्टिफायर की। तो हमारा ये पोजीशन हमने नोट डाउन करा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो हर चीज का हर एक मतलब होता है, समझ गए। तो आइडियली केस में इफिशियंसी याद रखना मैक्सिमम 50% से अधिक होती है, प्रैक्टिकली केस में कम हो जाएगी, प्रैक्टिकली केस में। तो अब हम बात करते हैं पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब हम आप लोग को बताते हैं पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीआईवी क्या होती है, हर चीज का वैल्यू है, इसलिए धीरे धीरे पीआईवी इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स वोल्टेज, तो पीआईवी क्या होता है, डायोड के रिवर्स बायस में प्रयुक्त की गई मैक्सिमम वोल्टेज, जो बिना डायोड ब्रेकडाउन किए ही ऑपरेट करता है। मतलब डायोड के रिवर्स बायस में हम जब वो मैक्सिमम वोल्टेज प्रयोग करते हैं जिस पर डायोड ब्रेकडाउन नहीं होता और डायोड सेफली ऑपरेटेड होता है, तो उसको हम पीआईवी कहते हैं। मतलब रिवर्स बायस में जब हम मैक्सिमम वोल्टेज ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर डायोड ऑपरेट हो रहा है सेफली विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो उसको हम डायोड का पीआईवी बोलते हैं। मतलब बता रहे, याद लिख सकते हो, इसके बारे में 7 टर्म लिख सकते हो। मैक्सिमम रिवर्स बायस लिख लो, डायोड रिवर्स बायस। देखो कंडीशन लिख लो, इसलिए क्या होता है, कंडीशन से लिखो। डायोड हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस। क्या रहेगा, रिवर्स बायस। दूसरा, इस केस में मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज रहेगी, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। और क्या रहेगा, तीसरा, डायोड रिवर्स बायस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए, विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए। और चौथा क्या रहेगा, तो डायोड रिवर्स बायस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज और सेफली ऑपरेटेड, सेफली ऑपरेटेड। तो 4 केस रहेगी इस केस में। बढ़िया है, हमने पॉइंट करके लिखा,
ये आपकी पूरी, मैं इसको परिभाषा में लिखा सकता था मगर आपको पॉइंट करके लिखा, याद रहेगा। पहला पॉइंट है क्या, डायोड हमारे रिवर्स बायस में रहेगा। जब रिवर्स बायस में रहेगा तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हम प्रयोग करेंगे। मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज पर हमारा डायोड ब्रेकडाउन नहीं होगा और डायोड सेफली ऑपरेट करेगा। अब देखिए, तो अब हमने डायोड को ऑपरेट किया है, यहाँ से यहाँ तक हमने VI दिया, ठीक, यहाँ आउटपुट दिया। आउटपुट हमारा DC ही मिलेगा, AC तो मिलेगा नहीं, VI, ठीक। अब डायोड को हम रिवर्स बायस करेंगे। अगर डायोड को हम रिवर्स बायस करें तो हमारा PIB यहाँ जुड़ जाएगा, क्या है, तो हमारा PIB जुड़ जाएगा, निगेटिव केस PIB, निगेटिव पॉजिटिव, तो आउटपुट हमारा भाई रिवर्स बायस है तो आउटपुट हमारा 0 मिलेगा, ये तो पता ही। और ये क्या होगा, VM पॉजिटिव निगेटिव रिवर्स बायस हो गया, हमने डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ दिया। तो अगर हम KVL लगाए इस केस में, क्या लगाए, KVL लगाए तो हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा प्लस VM माइनस PIB, और ये तो 0 हो जाए तो यहाँ हम 0 कर देते हैं। तो PIB बराबर क्या मिला, VM मिला, नो डाउट प्लीज। तो PIB बराबर VM मिला। तो जो डायोड की PIB इन्वर्टर सोर्स पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है, डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होती है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है, डायोड हमारा उस केस में रिवर्स बायस रहेगा और रिवर्स बायस में मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज प्रयोग करेंगे, और रिवर्स वोल्टेज प्रयोग पर डायोड हमारा ब्रेकडाउन नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा, और हमारा डायोड सेफली ऑपरेट करेगा। वही PIB होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज PIB की वैल्यू VM के बराबर होती है इस केस में। तो जो PIB की वैल्यू है डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होती है। तो हम लोग एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, यहाँ नोट पॉइंट करके हम लोग क्या लिखते हैं, नोट पॉइंट करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डायोड की जो PIB होती है उस ग्रेटर लेस देन डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि जो डायोड की PIB है वो डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगी। डायोड समझ गए होंगे। तो हमने सारा आज लगभग टॉपिक क्या क्या पढ़ा है। एक क्रिस्ट फैक्टर निकाला जिसकी वैल्यू 2 है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.287 हमने निकाला। तीसरा हमने निकाला एफिशिएंसी कितनी 40.50। और किस किस केस में है, कब मैक्सिमम होगी, जब रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होगी तब मैक्सिमम होगी, और रिपल फैक्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम हो गई। रिपल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, एसी कंपोनेंट ज़्यादा है। रिपल फैक्टर की वैल्यू कम है, एसी कंपोनेंट कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। और एक हमने निकाला फन फैक्टर जिसकी वैल्यू 1.157। ठीक, तो हमने सारा आपको डिटेल धीरे धीरे आपको चलता जाएगा। तो इसमें जितना था लगभग हमने लगभग एफिशिएंसी पढ़ा, कितना एवरेज वैल्यू तक हम लोग इसका ओवरऑल पढ़ाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का एक ओवरऑल हम लोग पढ़ाते हैं। क्या ओवरऑल मतलब हमने क्या क्या पढ़ा उस केस में, क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो ओवरऑल हम लोग पूरा आइडेंटिफाई करते हैं। तो ओवरऑल में क्या रहेगा, पहले हमने V एवरेज वैल्यू पढ़ा या VDC आउटपुट, तो कितना मिला VM पाई मिला। V RMS वैल्यू पढ़ा VM/2 मिला। इफिशियंसी पढ़ा 40.5% मिला। रिपल फैक्टर की वैल्यू पढ़ा 1.21 मिला। फर फैक्टर की वैल्यू पढ़ा 1.57 मिला।
और क्रिस्ट फैक्टर पढ़ा तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिली। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पढ़ा तो उसकी वैल्यू 0.287 मिली। और क्या पढ़ा, इफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। और इसमें एक हमने पढ़ा क्या, पीआईबी, अभी जो पढ़ा तो पीआईबी की वैल्यू वीएम के बराबर होती है, ये पढ़ा। और हमने ये पढ़ा कि इफिशिएंसी कब लेस और कब ज़्यादा होती है। तो हमने केस में क्या पढ़ा, अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो एसी कंपोनेंट इज ग्रेटर देन डीसी के कंपोनेंट से ज़्यादा रहेगा, तो इफिशिएंसी हमारी 50% से कम हो जाएगी। अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है तो डीसी कंपोनेंट हमारा ज़्यादा है एसी की अपेक्षा, तो इसमें इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी रेक्टिफायर। तो हमने इतने वैल्यू पढ़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका 8, एक 9, कुल 9 पॉइंट हमने पढ़े। और अगर कोई और छूट रहा होगा, छूटा तो नहीं होगा, लगभग हमने इतने पढ़े। इतने सारे पैरामीटर्स हमने रिजल्ट पढ़े हाफ वेव रेक्टिफायर की। क्या पढ़े, और एक चीज और हमने पढ़ा, इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। कभी कभी पूछ लेता है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसमें चेंज ही नहीं होगा, नॉट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रेक्टिफायर। तो हमने इतने 10 टर्म पढ़े इसको मिला, तो 10 टर्म में कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ज्यादातर इफिशिएंसी मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कोई चीज नहीं कि नहीं पूछेगा। फॉर्म फैक्टर भी पूछ सकता है, 1.57 है, क्रिस्ट फैक्टर भी 2, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.287 पूछ सकता है, ठीक। रिपल फैक्टर पूछ सकता है, आपसे चीजें पूछ सकता है कि रिपल फैक्टर की वैल्यू अगर 1 देन होगी तो इफिशिएंसी क्या होगी, लेस होगी, ये भी पूछ सकता है, ये भी मतलब कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। अगर ये घुमा के पूछ लिया कि रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उस केस में हमारा इफिशिएंसी कम होगा। आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फुल वेव रेक्टिफायर का क्लासेस चलेगा। सो थैंक्स।